नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज ये प्रोग्राम जरा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। हमारे दोस्त वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब दिल्ली से बाहर हैं और चूंकि वो पाबंदी से हर संडे को अपना प्रोग्राम मीडिया स्टार वर्ल्ड पर देते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस बार भी पाबंदी का ख्याल रखा है और हम ये स्काइप के जरिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में आपका। और आप ये बताइए कि इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी कानून की दुनिया की खबर है, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के राज्यसभा का मेंबर बनने की है। आपकी इसमें क्या राय है? जी, आपने सही कहा कि सबसे बड़ी खबर यही है। हालांकि और भी कई बड़ी खबरें हैं, मध्य प्रदेश भी है, कोरोना भी है, लेकिन मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश और कोरोना से बड़ी खबर यही है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और उसको उन्होंने कबूल भी कर लिया और फिर उनका हलफ भी हो गया, यानी शपथ ग्रहण भी उन्होंने कर लिया। तो अब हम यहीं से चलते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में राज्यसभा में या लोकसभा में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मेंबर के हलफ लेने के वक्त इंटायर अपोजिशन, यानी जो पूरा अपोजिशन था, विपक्ष था, उसने शेम शेम के नारे लगाए। तो ये पहली बार हुआ। अब आप ये गौर करना होगा कि जो हलफ ले रहा था राज्यसभा के मेंबर के तौर पर, वो कोई आम साधारण से इंसान नहीं था, बल्कि वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए उसको, अभी 4 महीने उसको हुए हैं कि रिटायर हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महज 4 महीने के अंदर अंदर इंटायर अपोजिशन की नजरों से वो उतर गया शख्स, और उनको सेरेमोनियसली नहीं बल्कि अनसेरेमोनियसली उनको वेलकम किया गया और शेम शेम के नारे लगाए गए। तो अच्छा, काफी विपक्ष साहब, जो है, वो जो अपोजिशन है और जो क्रिटिक्स हैं, पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले दिए। रफाल सौदे में सरकार को बेगुनाह एक तरह से साबित कर दिया। और अयोध्या का फैसला जिस तरह से उन्होंने दिया, जो आर्गुमेंट उसमें ऑर्डर में है उसमें, और आखिर में जो ऑर्डर है उसमें बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो बहुत ही बड़े कानूनदा हैं, वो इस बात को बहुत खुल करके कह रहे हैं। तो क्या ये इसकी कीमत मिली है? और क्या जिस तरह से रंजन गोगोई ने राज्यसभा के मेंबर के तौर पर शुरुआत की है, चारों तरफ से शेम शेम के नारों के साथ, तो क्या वो एक ऑनरेबल बाइज्जत तरीके से अपना जो ये 6 साल का जो राज्यसभा के मेंबर के तौर पर कार्यकाल है, वो क्या कंफर्टेबली चला पाएंगे? क्या वो वाकई मुल्क के कानून साजी में वाकई कोई ऐसा रोल अदा कर पाएंगे जो मुल्क के लिए बेहतरी का हो, ना कि किसी एक पार्टी को सिर्फ सपोर्ट करते रहना? ऐसी हालत में वो किस तरह से ये अपने 6 साल गुजारे? आपने 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट किए हैं, बहुत अहम सवाल हैं। एक तो ये कि क्या वो अपने 6 साल बहुत ही सुकून के साथ पूरे कर पाएंगे, और दूसरे ये कि कानून साजी में, देश के लिए कानून साजी में कोई मौसिर रोल प्ले कर पाएंगे। मेरा अभी तज्जिया ये है और मेरा जवाब दोनों के लिए है नो, ए बिग नो। कि ना तो ये अपने लिए कोई बहुत ही इज्जत का मकाम पैदा कर पाएंगे अपने आने वाले पूरे 6 साल में, वो पता चल गया हमें, और ना ही वो कोई कानून साजी में मौसिर रोल प्ले कर पाएंगे। मेरे पास उसके कई रीजन है। देखिए, मैं आपको बहुत थोड़ा सा संक्षेप में बहुत शुरू से लेके चलता हूँ। रंजन गोगोई उन 4 सीनियर जजों में हैं जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को कॉन्फ्रेंस किसी जज का या किन्हीं 4 जजों का प्रेस के सामने आना, जज रहते हुए, ये आजाद हिंदुस्तान की तारीख में पहला वाकया था। उन्होंने प्रेस के सामने आकर क्या कहा? उन्होंने आकर 2 बातें कही जो बहुत अहम है, उनको समझना जरूरी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जमहूरियत खतरे में है। अब जमहूरियत को खतरा किससे हो सकता है? वो तो सरकार होती है, वही जमहूरियत को बचाए रखने के काम कर सकती है, वही जमहूरियत को डबोने के काम कर सकती है। तो ये इल्जाम तो बराह रास्त ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली ये हुकूमत पे था। हुकूमत किसकी थी? वो जो अब है वही तब थी।
उन्होंने दूसरी बात कही कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जो उस वक्त उनके ज़माने में थे, वो अहम बेंचों को फॉर्म करते वक्त ना अपने सीनियर जजों से कोई मशवरा करते हैं, ना कॉलेजियम से कोई मशवरा करते हैं। ये दूसरा बड़ा इल्ज़ाम था। तीसरा बड़ा इल्ज़ाम उनका ये था कि जजों के अपॉइंटमेंट के ताल्लुक से जो एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो बनाया गया था, जो जजों ने बनाकर सरकार को दिया था, सरकार ने अभी तक उसको ओके नहीं किया है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसको लेकर वो प्रेस में आए और उन्होंने कहा कि हम बहुत घुटन महसूस कर रहे थे और हमने समझा कि नेशन के सामने हमें आना चाहिए। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि चंद दिनों के बाद जब दीपक मिश्रा रिटायर हुए तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बने और रंजन गोगोई इन 4 जजों में से एक थे जो प्रेस के सामने अपनी बेचैनी को लेकर आए थे। ये 3 जज कौन थे? और जस्टिस कुरियन जोसेफ, जे चलमेश्वर और मदन लोकुर। ये तीनों रिटायर हुए, चूंकि ये जस्टिस गोगोई से सीनियर थे, उनसे पहले रिटायर हो गए। उसके बाद जस्टिस गोगोई को ही चीफ जस्टिस बनाया गया। अब जस्टिस गोगोई जिस बेचैनी को लेकर आए थे, जिन इल्जामात को लेकर आए थे, तो अब होना ये चाहिए था कि वही बातें जस्टिस गोगोई दूर करते। लेकिन 13 महीने के बाद, यानी 13 महीने तक ये चीफ जस्टिस रहे और 1 साल जब इनके चीफ जस्टिस बने हुए हो गया था, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ये एक संस्था है, इसके कोविन जेम्स ने एक तज्जिया किया, एक विश्लेषण किया कि क्या इस एक साल में कोई तब्दीली आई है। तो उन्होंने ये पाया कि 3 अक्टूबर 2018 जब जस्टिस गोगोई ने चीफ जस्टिस का हलफ लिया, तब से 12 जनवरी 2019 तक क्या तब्दीली आई। तो उसमें बताया गया कि जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे वही काम ये खुद कर रहे थे, कोई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने बेंचों को फॉर्म करते समय अपने सीनियर जजों से कोई मशवरा नहीं किया, कॉलेजियम से कोई मशवरा नहीं किया और हुकूमत ने एमओपी को ओके नहीं किया, इन्होंने हुकूमत को कोई हिदायत नहीं दी। तो ये दो बड़ी बातें हुई। तो जब ये अंदाजा हो गया कि जो इल्ज़ाम इन्होंने दीपक मिश्रा पे लगाए थे चीफ जस्टिस रहते समय, वही इल्ज़ाम इन पर भी रहे बाकी, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया, तो उससे अंदाज़ा हो गया था विधि पर नज़र रखने वालों को कि ये भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं लाएंगे और इनके यहाँ भी वही होगा। नतीजा ये है कि मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि राफेल डील में अपोजिशन ने, इंटायर अपोजिशन ने हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि बहुत महंगा सौदा किया गया और एक ऐसी संस्था को डील करा दी गई रिलायंस की, जिसको पहले से इसका कोई तजर्बा नहीं था और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको लूप में नहीं रखा गया, बल्कि पीएमओ ने डायरेक्ट सौदा कराया। तो ये बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम थे। इनके खिलाफ बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे वकील सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन और मुल्क को बताया जाए कि इतना महंगा सौदा क्यों किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने क्लियर चिट दे दी और दुख की बात यह है कि बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट आई और उसको पब्लिक नहीं किया बेंच ने और उसकी बुनियाद पे फैसला कर दिया कि सरकार ने जो किया वो ठीक किया। तो एक बड़ा फैसला तो ये था कि राफेल में सरकार को इन्होंने राहत दे दी और किसी की नहीं सुनी, सील बंद रिपोर्ट पे फैसला कर दिया, मुल्क को नहीं बताया कि इतना महंगा सौदा क्यों हुआ। इसके अलावा सीबीआई का एक केस था, डिटेल में जाने का समय नहीं है, उसमें भी इन्होंने सरकार को राहत दी। फिर जस्टिस लोया का केस बहुत मशहूर हुआ। जस्टिस लोया महाराष्ट्र के थे और उनकी मौत हो गई थी, लेकिन अपोजिशन का इल्ज़ाम था कि रहस्यमय मौत हुई है और उनको जहर दिया गया है, लिहाजा इसकी इंक्वायरी कराई जाए। ये इंक्वायरी क्यों ज़रूरी थी? जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन केस की सुनवाई कर रहे थे और सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को इन्वॉल्व बताया गया है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, कोई जांच नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा धचका था उन लोगों को जो जस्टिस लोया की मौत की जांच कराना चाहते थे। इसी तरह से अब आप ये देखिए कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे समय में पुरस्कार मौत यानी कि रहस्यमय मौत हो गई एक जज की, जो एक बहुत ही
गंभीर किस्म के मुकदमे की समाअत कर रहा था। लेकिन अपोजिशन के इंटायर जो आरोप थे, उनको रिजेक्ट किया गया और कोई राहत नहीं दी गई अपोजिशन को, बल्कि सरकार को राहत दी गई, यानी कि एक खास पार्टी को राहत राहत मिल गई। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट एक जुर्म की इन्वेस्टिगेशन ना होने दे, तो फिर कानून के रखवाले, खासतौर पे सबसे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में हर इंसान को जानने का हक है। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, वो कई मानी में समझी जा सकती है। अगर खुद जुर्म के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना होने दे, तो वो तो एक तरह से इंसाफ के में रुकावट पैदा करने की सूरत है। तो क्या ये खुद अपने आप में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए एक शख्स करता है? क्या उसकी कोई डेमोक्रेसी में कोई गुंजाइश नहीं है कि उस पर भी कोई जांच होनी चाहिए? क्या वक्त के बदलने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है? हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार बदले, और क्या उस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन एक जज के खिलाफ भी हो सकती है क्या, कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दी कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए? अगर ऐसा है, क्योंकि ऐसे इल्जाम हैं। आपने सही सवाल किया। देखिए, इस सरकार के रहते तो ये संभव नहीं है कि इस फैसले के खिलाफ जो राफेल के मामले में दिया, कोई पकड़ हो, कोई गिरफ्त हो, लेकिन ये सरकार जाएगी बदलेगी। मैं सोहराबुद्दीन वाले केस वाले में मैं भी कह रहा हूँ, अच्छा, जिसमें अच्छा। इन्वेस्टिगेशन की इजाजत नहीं दी। जी हाँ, देखिए, जस्टिस लोया की मौत के मामले में ये अब भी संभव है कि इसकी इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन वो कब होगी? जब जस्टिस लोया की फैमिली का कोई आदमी, उनका बेटा है, उसने इस पर जो है अदम इत्मीनान ज़ाहिर किया था। अगर वो नए सिरे से एप्लीकेशन दे स्टेट गवर्नमेंट को कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, सैटिस्फाई नहीं हूँ और मेरे बाप की मौत की इसकी जाँच होनी चाहिए, तो स्टेट सरकार सिफारिश कर सकती है और वो अब भी हो सकती है। लेकिन ये जो जस्टिस लोया की मौत और राफेल डील से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कश्मीर में सबको मालूम है कि 5 अगस्त को 370 हटाई गई, लॉकडाउन रहा 7 महीने तक और वहाँ बहुत से लोग पकड़े भी गए। तो वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं तिरिगामी, यूसुफ तिरिगामी, उनको उनके हैबियस कॉर्पस के खिलाफ सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि उनको बंद कर रखा है और उनको सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन पेश किया जाए। इसी तरह एक लॉ के स्टूडेंट ने अपने माँ-बाप की गिरफ्तारी के खिलाफ हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 2 पिटीशन थी और हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि आप जो आदमी पकड़ा गया है उसको इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश करिए। सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि ये दोनों जिंदा भी हैं या नहीं, इनके खिलाफ इनको मारपीट तो नहीं की गई। तो देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस पर तो कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और सरकार के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया, उनकी डिटेंशन को इलीगल करार नहीं दिया, बल्कि क्या किया, पिटीशन को सुनने में देर लगाई और जब पिटीशन सुनी तो सीताराम येचुरी और उस लॉ के स्टूडेंट को ये परमिशन दी कि वो सीताराम येचुरी अपने लीडर से और लॉ का स्टूडेंट अपने माँ-बाप से जाकर मिल सकता है। इसकी प्रेयर इन दोनों ने नहीं की थी। इन दोनों ने प्रेयर ये की थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली लाया जाए इन जी। पर्सन और पब्लिक के सामने दिखाया जाए कि ये आया, ये इनकी हेल्थ गुड है या नहीं है, गुड पोजीशन में है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो मांगा नहीं था, वो दिया और जो मांगा था वो दिया नहीं। अच्छा, तो ये बहुत सुनिए, ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो जस्टिस गगोई वाला मामला है राज्यसभा का, उसका देश की पॉलिटिक्स पर, और जो आज बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन पर क्या असर पड़ेगा? एक जमाना था जी हाँ। जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो तब मिसाल के तौर पे कहा जाता था कि गवर्नर और राष्ट्रपति वो हो सकता है जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो। वो उसूल एक तरह से टूट गया। हम हर दिन देखते हैं कि एक दिन एक आदमी चीफ मिनिस्टर होता है या सेंट्रल मिनिस्टर होता है एक पार्टी की तरफ से, अगले दिन वो गवर्नर बन जाता है। वो उसूल एक तरह से क्रश कर दिया। अब हाँ जी। ये जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? रंजन गोगोई ने जो एक तरह से मिसाल पेश की है, और जो इस सरकार ने मिसाल बनाई है, उसका
ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी के कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? काज़ी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वाक़ई ये जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं इंडियन हमारे स्टूडेंट्स, वाक़ई उन पर बहुत बड़ा असर छोड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं इसका जवाब दूँगा आपको बहुत डिटेल से। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क भर में जो एनआरसी का इस वक़्त हव्वा खड़ा हुआ है, एक भूत खड़ा हुआ है जिसने पूरे मुल्क को परेशान कर रखा है, उसका बीज और उसकी दाग-बेल डालने में जस्टिस गोगोई का बहुत बड़ा किरदार है। आसाम में सबसे पहले इन्होंने कराई थी और दिसंबर 2014 से अगस्त 2019 तक एनआरसी की सुपरविजन जस्टिस गोगोई ही करते रहे। इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो सबके सामने है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपके सवाल पे वापस आता हूँ। देखिए, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन जो राष्ट्रपति करते हैं, वो क्यों करते हैं और किन लोगों के लिए ये होता है? ये दरअसल देखिए उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने किसी भी फ़ील्ड में, ख़ास तौर पर साहित्य में और कल्चर में, फ़िल्म में और स्पोर्ट्स में, ये 2-4 फ़ील्ड हैं, जिनमें नाम कमाया हो और देश की बहुत बड़ी सेवा की हो। तो जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने देश की सेवा की थी, स्पोर्ट्स के मैदान में नाम कमाया, तो उनकी जो सेवाएँ हैं, उनकी मान्यता के रूप में उनको राज्यसभा भेजा गया, उनकी खिदमतों को सलाम करते हुए। इसी तरह से शबाना आज़मी, जावेद अख्तर और मिथुन चक्रवर्ती एक और हैं, उनको दिया गया ये। नहीं अब तो मैं बहरहाल आपकी बहरहाल बहरहाल सरकार की तो खिदमत इन्होंने भी की है, आप इसको भी खिदमत समझिए ना। जी, 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 मुल्क और जी, जी। सरकार अलग नहीं होते, क्योंकि आज सरकार ये समझती है, पार्टी ये समझती है कि हम ही मुल्क हैं और हमारे खिलाफ जो भी है वो जो देशद्रोही है। तो ये भी उन्होंने एक तरह से आपने सरकार की तो खिदमत की आपने है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ इसको और अलग करता हूँ कि इन्होंने सरकार की सेवा नहीं की, इन्होंने एक विशेष पार्टी की सेवा की। एक जी, विशेष पार्टी की आइडियोलॉजी की सेवा की और किस कीमत पर की? जस्टिस की कीमत पर की और सरकार की कीमत पर की। पार्टी ने सरकार की कीमत पर अपना फ़ायदा किया और जस्टिस गोगोई ने जस्टिस की कीमत पर ऐसा किया। मैं जी, आपको जी, एक बात बता देता हूँ, देखिए दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लग रहा है, इस दूसरी पार्टियाँ दूध की धुली नहीं हैं। कांग्रेस ने भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को रिटायर होने के बाद राज्यसभा में भेजा था। लेकिन जी, एक फ़र्क समझना होगा कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1991 में रिटायर हुए और कांग्रेस ने उनको बाकायदा 1998 में पार्टी ज्वाइन कराई और बाकायदा उसका इलेक्शन हुआ। वो जो थाली में रख के उनको राज्यसभा नहीं दी गई, जी, जी। बल्कि वो 8 साल इलेक्शन के बाद। 8 साल के बाद इलेक्शन कराया गया। इलेक्शन में वो जीत कर आए और उन्होंने बाकायदा एक पार्टी ज्वाइन की। और देखिए जस्टिस गोगोई ने जस्टिस रहते हुए एक केस की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि रिटायर होने के बाद जो सरकारी पोजीशन लेते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। वो जस्टिस पे एक बोल्ट और एक 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 जो है काला धब्बा होता है। वो ये डेमोक्रेसी पे बाकायदा धब्बा डेमोक्रेसी उन्होंने कहा। जी, लेकिन अभी तो उनको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 महीने उनको रिटायर हुए हुए हैं। अभी उन्होंने कोई पार्टी जॉइन नहीं की है, इलेक्शन नहीं लड़ा है, बल्कि वो जो नॉमिनेशन होता है, सरकार की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति करता है, वो इनको दिया गया है। इसी इसी पर अपोज़िशन का एतराज़ है और ये किसी सेवा के बदले में दिया जाता है। तो जी, जी। जस्टिस जस्टिस गोगोई कोई सेवा नहीं कर रहे थे। जस्टिस गोगोई तनख्वाह लेकर जस्टिस का काम कर रहे थे और केसों की सुनवाई कर रहे थे। तो और ये वो जो तनख्वाह ले रहे थे, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक वो तरफ का फैसले लिए गए हैं बहुत से। जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। इसी तरह से जस्टिस फातिमा भी 6 साल के बाद उनको गवर्नर बनाया गया था। हालाँकि हम तो उसके भी खिलाफ हैं। गवर्नर बहुत छोटी चीज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है। उससे जी, पोस्ट होने के बाद उन्हें सिर्फ़ 2 जगह जा सकते हैं चीफ जस्टिस, या तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के तौर पर या लोकपाल के तौर पर। चूँकि वहाँ ये पाबंदी है कि कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस ही होना चाहिए। अब आप देखिए कि कांग्रेस बीजेपी पे एक और इल्ज़ाम है कि 2018 में जस्टिस सदाशिवम को रिटायर होते ही उनको केरला का गवर्नर बनाया गया। जी, गवर्नर जी। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उनको गवर्नर क्यों बनाया गया? बहुत से केसेस में उन्होंने अमित शाह को क्लीयरेंस दी, क्लीन चिट दी जी, और गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था
जिसमें हमारे होम मिनिस्टर तड़ीपार थे, 2 साल से महाराष्ट्र में रह रहे थे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जस्टिस सदाशिवम ने खत्म किया और सब यही कहते हैं और सबकी समझ में यही आता है कि उसी के इनाम के तौर पर उनको गवर्नर बनाया गया। तो अब आप देखिए, मैं अच्छा अच्छा, एक चीज आप आखिर में सम अप कीजिए कि आखिर ये सब क्या है, क्या हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं इसको सम अप कर रहा हूँ और ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, जिस पर उनको अपना रिसर्च करना चाहिए कि जो सिटिंग और एग्जिस्टिंग जजेस हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ कोई निर्णय लेते हैं तो उनको परेशान भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर जस्टिस के.एम. जोसेफ की अपॉइंटमेंट में यानी एलिवेशन में परेशान किया गया, गैर जरूरी देरी की गई। इसी तरह जस्टिस अकील कुरैशी की तरक्की में देरी की गई। जस्टिस मुरलीधर ने अभी दिल्ली के फसाद में पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए तो उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटू लिया, कॉग्निजेंस लिया, उनके ऑर्डर्स की अनदेखी की जा रही है, खुले तौर पर धज्जियां उड़ा जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्टे नहीं दिया, मगर वो होर्डिंग्स नहीं हटाए जा रहे हैं जिनको हटाने का चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया था। तो मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस रहते हुए जस्टिस गोगोई ने सरकार को राहत देने के कारनामे किए, फैसले किए, तो महज 4 महीने के बाद उनको इनाम में राज्यसभा दे दी गई, जो बहुत छोटी चीज है। और मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला बाबरी मस्जिद का किया था। बाबरी मस्जिद को आपने माना कि ये बाबरी मस्जिद की जगह थी और साबित नहीं हुआ कि ये मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, फिर भी आपने मंदिर बनाने के लिए दे दी। तो चीफ जस्टिस साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब, आपने इतनी बड़ी चीज का इतना छोटा सा इनाम लिया। राज्यसभा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आपने इंसाफ को बहुत छोटी सी चीज में आपने बेच दिया। तो जो इस वक्त जजेस हैं, जो फॉर्मर जजेस हैं, वो इस पर बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक चीज जो मुझे दूसरी बतानी थी कि जो रहते हुए जो सिटिंग जजेस हैं, वो अगर सरकार को राहत देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को राहत देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, या इंसाफ से काम ले रहे हैं, उनको परेशान भी किया जा रहा है। तो इससे ये अंदाजा हो गया कि जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा देकर एक मैसेज दिया गया है सिटिंग जजेस को कि आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी हम वही काम करेंगे जो हमने सिटिंग जजेस के खिलाफ किया, और हमारे हक में करेंगे तो हम आपको रंजन गोगोई की तरह राज्यसभा भी देंगे और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये जस्टिस की दुनिया में बहुत ही बड़ा धब्बा है, और जो चीफ जस्टिस जो इस वक्त जजेस हैं वो बेचैनी महसूस कर रहे होंगे। जो फॉर्मर जजेस हैं उन्होंने अपनी बेचैनी का इजहार कर ही दिया है। तो काज़मी साहब, ये जस्टिस की दुनिया के लिए इस वक्त बहुत ही खतरनाक बात हो रही है, और इस सरकार के रहते हुए मैं नहीं समझता कि इसकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जो सिटिंग जजेस हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने वकार पर, डिग्निटी पर कायम रहें और इंसाफ से काम लें, किसी पार्टी विशेष की तरफ ध्यान न दें, और रिटायरमेंट होने के बाद जो सरकारें उनको इनाम देती हैं उसकी परवाह ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत सी चीजें इकट्ठा कर दी, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने दिल्ली से बाहर रहते हुए भी मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि संजीदा और सीरियस जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, जो वदूद साजिद साहब ने भी समझी है। वो सिर्फ आप इससे गैर हाजिर और गाफिल नहीं रहना चाहते। इसी के साथ बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।